हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है रे ऑप्टिक्स का अगला पार्ट, जिसमें कि हम लोग टीआईआर के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग के बारे में। कुछ इस तरीके की चीजें पढ़ेंगे जहां पर जो लेंस होता है उसको ब्रेक कर कर कुछ हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि उनमें जो फोकल लेंथ है उस पर कैसा चेंज आया है, या फिर हम लोग के पास अलग अलग फोकल लेंथ के लेंस हैं, अगर उनको साथ में लाया जाए तो उसकी जो फोकल लेंथ है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो उनका टोटल फोकल लेंथ होगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। इन सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, चीजें समझेंगे और जो उसके कॉन्सेप्ट हैं उनको ग्रेस्प करेंगे, फिर जाकर क्वेश्चन लगाएंगे उन पे बेस्ड। क्लियर। तो सबसे पहले चलते हैं टीआईआर के बारे में। देखिए, इसके पिछले क्लास पे हम लोग पढ़ चुके हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। अब जाकर हम लोग को पढ़ना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो एक्चुअली ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ये बहुत ही थोड़ा सा क्या कहेंगे, अजीब सी चीज है कि ये तब होता है जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। और हम लोग पढ़ चुके हैं अपनी पिछली क्लास में कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे लाइट जाती है तो उस पे होता है रिफ्रैक्शन, वो अपने पाथ से बेंड होती है। जैसे कि हम यहां पर देख पा रहे हैं कि अगर इस केस को कंसीडर करें, ये वाले केस को अगर कंसीडर करें तो यहां पर क्या हो रहा है कि अगर ये सोर्स है, ये पानी है या कुछ भी है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है N2 और इसका N1, और ये वाला जो मीडियम है वो रेयरर है एज कंपेयर टू दिस, और ये यहां पर क्या है, डेंसर है, यानी कि इसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो ज्यादा है और इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है। तो यहां से जब लाइट ऐसे गई और इस पॉइंट पर गई, अब यहां पर क्योंकि इंटरफेस है रेयरर और डेंसर मीडियम का, तो लाइट क्या होती है अकॉर्डिंग टू रिफ्रैक्शन जो हम लोग का होता है, लाइट नॉर्मल से, क्योंकि वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे जा रही है तो नॉर्मल से वो दूर बेंड हो जाती है। क्लियर। तो ये चीज यहां पर निकल कर आई कि ये देखिए जाना चाहिए था इसको ऐसे, बट नॉर्मल से वो दूर ऐसे बेंड हो गई। ठीक है। तो यहां पर हम लोग टीआईआर रिफ्लेक्शन शब्द क्यों यूज कर रहे हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक्चुअली होता क्या है, देखिए अभी अगर मैं क्या करूं, ये हम लोग जानते हैं कि साइन आई बाई साइन आर, ठीक है, साइन आई बाई साइन आर जो हम लोग का एक्सप्रेशन है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है। और वो बराबर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस, यानी कि N2 बाई N1, ये हम लोग का होता है। ठीक है, इस तरीके से निकल कर आएगा। बट यहां पर है क्या कि यहां पर जैसे जैसे हम लोग आई बढ़ाएंगे, तो क्योंकि ये चीज कांस्टेंट है, जैसे जैसे हम लोग आई बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो आर है वो भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग आई बढ़ाएंगे वैसे वैसे आर भी बढ़ता जाएगा। तो होगा क्या, एक टाइम आएगा जहां पर आई एक ऐसे वैल्यू को रीच करेगा जिसको कि हम लोग क्रिटिकल एंगल कहेंगे। उस जगह पर जो आर होगा वो बराबर हो जाएगा 90 डिग्रीज के। किसके, 90 डिग्रीज के। देखिए जैसे ये वाला केस है कि यहां पर एक हम लोग का नॉर्मल है और सोर्स से लाइट ऐसे जा रही है, और यहां पर कोई एक एंगल है आई, जो कि अभी मान लिया गया कि आईसी है। और आईसी कब है, वो जब जो रिफ्रैक्टिंग एंगल था वो कितना हो गया, 90 डिग्री। और 90 डिग्री होने पे ये जो लाइट होती है वो इस सरफेस पे जो इंटरफेस होता है उस पे ग्रेज करती है। ठीक है, उसी के ऊपर ऐसे ट्रेवल कर जाती है। वो ना तो इस मीडियम पे आती है ना तो इस मीडियम पे रहती है, वो उन दोनों के इंटरफेस पे ऐसे ट्रेवल करती है। तो ये वाला जो एंगल होता है I इक्वल टू IC, ठीक है, जहां पर जो R होता है वो 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, उस I को हम लोग IC कहते हैं और कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्योंकि इस एंगल के बाद जैसे ही हम I की वैल्यू बढ़ाते हैं, तो जब हम लोग ये लेते हैं I ग्रेटर देन IC, तो उस केस में अब हम लोग की लाइट, क्योंकि अब जो होगा वो ऐसा होगा कि लाइट रिफ्रैक्ट नहीं करेगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि वो उसी मीडियम पर ही आने की अब टेंडेंसी है। तो अब यहां पर जो चीजें लगती हैं वो लगने लगती हैं रिफ्लेक्शन वाली चीजें। देखिए समझिए इस चीज को फिर से कि जब हमने आईसी से थोड़ा सा एंगल बढ़ाया
तो इस रे को जाने के लिए जो जगह बची है वो बची है इस तरफ, वो बची है इस तरफ आने के लिए। तो वो जैसे ही इस पे आएगी तो वो थोड़ा सा यहां पर डेविएशन ऐसे नहीं होगा, वो होगा क्या उस पे, ये बहुत ही ज्यादा एंगल अपना चेंज करेगी। वो एग्जैक्टली होने क्या लगा, रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जैसे कि एक मिरर है हम लोग का, लाइट आके इसके ऊपर पड़ी और ऐसे वो चला जाता है, नॉर्मल हम लोग का ऐसे बनता है, तो ये वाला एंगल बराबर इसके हो जाता है। यानी कि जिस मीडियम से लाइट आ रही थी वो उसी मीडियम पे ही चली जाती है, तभी हम लोग का रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन यही होता है। तो यहां पर भी वैसा ही बनने लगता है कि आईसी जब एंगल हम लोग ले रहे थे तो उस केस पे जो हम लोग का रिफ्रैक्टिंग एंगल था वो 90 डिग्री था, और उसके वहां पर जो लाइट थी वो इंटरफेस पे ग्रेज करने लगी। और जैसे ही हम इंसिडेंट एंगल यानी कि ये इस वाले एंगल को और ज्यादा करेंगे, आई ग्रेटर देन आईसी लेंगे, उस केस में होगा क्या कि ये वाला ये जो लाइट है रिफ्रैक्ट होकर जो जा रही थी, अब उसके जाने के लिए बचा है वही मीडियम जिस मीडियम से लाइट आई थी। यानी कि कंडीशन कुछ बन गई इस तरीके की, वो बन गई रिफ्लेक्शन वाली एक कंडीशन। तो वो एग्जैक्टली फॉलो करता है रूल्स फिर या फिर लॉज कह ले रिफ्लेक्शन वाले। तभी इसी कंडीशन को जहां पर लाइट अब लाइट एक्चुअल में जा रही होती है पहले डेंसर से रेयरर मीडियम, यहां पर कोई ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होता है, बट जब वो इस कंडीशन को करती है कि आई ग्रेटर देन जब आईसी हो जाता है, क्या हो जाता है, आई ग्रेटर देन आईसी हो जाता है, उस केस में जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है उसी मीडियम पर जिस मीडियम से वो चलना चालू की थी। और ये तभी पॉसिबल है जब लाइट डेंसर टू रेयरर मीडियम पे जा रही हो। कभी भी ये चीज पॉसिबल नहीं है जब लाइट जा रही हो रेयरर टू डेंसर। क्लियर? तो सबसे पहली कंडीशन टीआईआर की ये होती है कि लाइट को जाना होगा कहां से, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम पे, ठीक है, यानी कि सघन से विरल की तरफ जाना होगा। दूसरा क्या है कि आईसी से जो इंसिडेंस एंगल होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए, तभी लाइट वापस उसी डेंसर मीडियम पे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और क्योंकि यहां पर ये रिफ्लेक्ट होने लगी तो यहां पर अब जो लॉज लगेंगे वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगेंगे। क्लियर? तो अब यहां पर क्या है, ये चीज यहां जो चीज यहां पर बनी वो क्या बन गई, अब एक तरीके का रिफ्लेक्शन बन गई, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगेंगे। और इस पूरे फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि पहले ऐसा कोई यहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं थी, उस पर ये कंडीशंस लगी, तब जाकर वो चीजें रिफ्लेक्ट होने लगी। ठीक है, लाइट रिफ्लेक्ट होने लगी। क्लियर? तो यहां पर अगर हम लोग को आईसी फाइंड करना है और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो कैसे हम लोग निकालेंगे, वो निकल कर आएगा हम लोग का ऐसा। क्लियर? जो साइन आईसी होगा वो बराबर हो जाएगा n1/n2 के, इक्वल टू 1/n21, क्योंकि जो n21 डिफाइन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1, वो होता है n2 डिवाइडेड बाई n1, ये होता है हम लोग का। ठीक है, तो अब क्योंकि यहां पर लिखा हुआ n1/n2, ये लिखा है ना यहाँ पे n1/n2, इस वजह से हम लोग क्या ले लेंगे, इसको 1/n21। तो इसको क्या पढ़ते हैं, समझ पे आ गया होगा, मैं इसको कल भी बता चुका हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकंड मीडियम का, वो हम लोग को निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, पहले वाले के। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1 ये होता है। और यहां पर आईसी बता ही दिया कि उसको हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं। कब कहते हैं, जब आई हम लोग का ऐसा एंगल होता है जहां पर जो रिफ्रैक्टिंग एंगल होता है, कौन सा, रिफ्रैक्टिंग एंगल, वो 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। और जैसे ही आई ग्रेटर देन आईसी होता है, आई ग्रेटर देन आईसी, तो यहां पर हम लोग का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगता है। और फिर यहां पर जो लॉज लगते हैं वो लगने लगते हैं कौन से, हम लोग के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि आई और आर जो है वो हम लोग के बराबर होंगे। ठीक है, ये जो आई बना हुआ है, मैं इसको अगर रेड से मार्क कर दूं, अगर आपको नहीं दिख रहा है वो, तो आई और आर ये वाले एंगल, ये जो एंगल है, ये क्या हो जाएंगे, हम लोग के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि अब रिफ्लेक्शन होने लगा। बट ये सीधा सीधा नहीं होता, क्योंकि उस पे हम लोग के पास जब रिफ्लेक्शन हो रहा होता है उस पे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, बट इस पे ऐसा कुछ नहीं होता, एक ऐसे मीडियम सेपरेटेड होते हैं एक इंटरफेस से।
बस इंटरफेस ऐसा कुछ फिजिकल चीज नहीं होती है कि वो हमें दिखाई दे, वो बस एक हम लोग का एक हाइपोथेटिकल लाइन कह सकते हैं या एक रीजन कह सकते हैं जो दो चीजों को सेपरेट करती है। ठीक है, हम ऐसा उसको कुछ ऐसा खींच नहीं सकते लाइन की ये है इंटरफेस। क्लियर? तो ये थी चीजें रिलेटेड TIR से। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि क्या नेचर में कुछ एग्जांपल्स हम लोग को मिलते हैं TIR के। बिल्कुल मिलते हैं, जैसे कि आपने मिराज के बारे में बहुत सुना होगा। ठीक है, तो मिराज में क्या होता है, जैसे कि अभी आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि इस जगह पर ये ऐसा लग रहा है कि पानी भरा हुआ है, बट जब आप उसके पास जाएंगे तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये चीज आपने ऑब्जर्व करी होगी, किसी रेगिस्तान में आप गए हो चाहे ना गए हो, बट अगर गर्मियों में आपने कभी ट्रेवल किया हो किसी रोड से, तो रोड क्या होती है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। उस केस में भी हम लोग को इस तरीके का फेनोमेना देखने को मिलता है कि रोड है ऐसी, आपकी कार, बस या जो भी चीज है, आप उस पर ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, इस तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि थोड़ी दूर पे इधर ऐसे ये रोड हिल रही है या फिर कुछ ऐसा लग रहा है जैसे पानी भरा हुआ है। तो वो जो चीज है उसको हम लोग कहते हैं मिराज। क्लियर? तो आखिर ये मिराज बनता कैसे है, आइए उसको समझते हैं। तो इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा। एक तो तरीका ये है जिसपे हम लोग इसको सीधे ये मान लेते हैं कि ये TIR से होता है। ठीक है, कैसे? एक तो ये होता है कि सिर्फ हम लोग ऐसा मानते हैं कि कुछ मान लीजिए यही बना हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है कोई, ठीक है, पेड़ है मान लीजिए, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऐसा है, और यहां पर जमीन है और यहां पर एक ऑब्जर्वर है। क्लियर? यहां पर एक ऐसा हो गया ऑब्जर्वर। अब यहां से निकलने वाली जो लाइट है वो क्या हो रही है, ऑब्जर्वर की तरफ जा रही है। और हम लोग जानते हैं, मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया है कि कोई भी चीज हमें तब दिखाई देती है जब उससे निकलने वाली लाइट हम तक पहुंचती है, और वो कैसे पहुंचती है ये भी डिपेंड करता है कि वो हम लोग को आंखों में किस तरीके की इमेज बनेगी। ठीक है, तो लाइट हमारी आंखों में आनी चाहिए, और वो लाइट किस एंगल से आती है, किस तरीके से आती है, वो डिसाइड करती है कि हमें वो ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा दिखाई देगा। एक्चुअली ऑब्जेक्ट क्या, उसकी इमेज ही हम लोग को दिखती है, वहां से जो लाइट आती है वो इमेज ही हम लोग को दिखती है। तो जब वो सीधा सीधा आ जाता है, जैसे कि हम लोग रोज अपने जीवन में देखते हैं कि सीधे सीधे चीजें रखी हुई हैं, वो वैसे दिखाई दे रही है, तो हमें लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है। बट उसी के बीच में जब कुछ ऐसा आ जाता है, कोई ऐसा मीडियम आ जाता है जिसके वजह से हमारी आंखों में पड़ने वाली लाइट उस ऑब्जेक्ट से निकलकर किसी डिफरेंट एंगल पड़ती है, तो वो लगता है कि ऑब्जेक्ट वहां पर टेढ़ा मेढ़ा रखा है या गिरा हुआ रखा है, ऐसा कुछ भी लगता है। तो ऑब्जेक्ट जैसा रखा है वो तो रखा ही है, हम जैसे हैं वैसे है ही। बीच में जो मीडियम है उसमें ऐसा चेंजेस हुआ जिसकी वजह से लाइट जो हमारी आंखों में आ रही थी वो डिफरेंट तरीके से आई, और हमें लगा कि वो ऑब्जेक्ट ही गलत तरीके से रखा हुआ है या गिरा हुआ है। जो भी चेंजेस उस पर हमें समझ पे आ रहे थे। तो होता कुछ ऐसा है कि अगर मैं TIR से समझाऊं तो हम लोग क्या लेते हैं कि अगर एक हॉट समर डे है तो होगा क्या कि देखिए जो सरफेस होती है, ठीक है, जो सरफेस होती है एक्चुअली उसकी स्पेसिफिक हीट जो होती है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत जल्दी हीटअप हो जाता है। और बहुत जल्दी हीटअप होने की वजह से ये भी होता है कि वो जल्दी से जल्दी हीट दूसरे को ट्रांसफर कर देगा। क्लियर? यानी कि जो लाइट इस फॉल हो रही है, सन की लाइट इस पे जमीन में फॉल हो रही है, वो क्या करेगा, इस पूरी जमीन को, जो भी यहां पर जमीन है उस पूरी जमीन को बहुत ज्यादा गर्म कर देगा, और उसके जस्ट ऊपर जो एयर के पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो एक्सपेंड हो जाएंगे, एक रेयरर मीडियम फॉर्म हो जाएगा वहां पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक रेयरर मीडियम फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया, यहां पर पूरा एक ऐसा लेयर फॉर्म हो गई रेयरर मीडियम की। क्लियर? और फिर अब इसके जस्ट ऊपर वाली जो लेयर है, क्योंकि वो इससे नहीं अटैच्ड है अभी, तो उसके ऊपर वाली लेयर थोड़ी सी डेंसर होती है एज कंपेयर टू दिस। तो यहां पर एक डेंसर एयर की ऐसा यहां पर लेयर फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो इससे हुआ क्या कि अब बिल्कुल ये वैसी कंडीशन बन गई जैसे कि हम लोग अभी
TIR वाली कंडीशन में देख रहे थे। तो कैसे क्या है अभी देखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बन गया जहां पर ये वाली जो है ये डेंसर है एज कंपेयर टू ग्रीन वाली जो लेयर है। तो जो निकल रही है लाइट किससे, इस ऑब्जेक्ट से, वो अगर जो इस तरीके से जाने की कोशिश करेगी, तो अगर मैं यहां पर एक नॉर्मल बना दूं तो वो लाइट इधर जाएगी, और क्योंकि वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है, तो एक किसी एंगल पर, जो कि यहां पर एंगल बनेगा I greater than IC, I greater than IC, उस कंडीशन पर यहां से आने वाली लाइट क्या हो जाएगी, TIR हो जाएगा उसको, और वो जाके ऐसे आंखों में पड़ेगी। तो जब वो ऐसे आंखों में पड़ेगी तो क्या लगेगा कि यहां से आने वाली जो लाइट है वो इधर आई और यहां से यहां चली गई। तो अब हमारी आंखों में लाइट पड़ी है इस एंगल पर। कैसे पड़ी है, इस एंगल पर। ठीक है, तो उसकी वजह से जो हम लोग का दिमाग इंटरप्रेट करेगा वो ये करेगा कि लाइट आ रही है कुछ इस जगह से, तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा कि ये जो भी ऑब्जेक्ट है वो कुछ ऐसा रखा हुआ है। ठीक है, वो कुछ ऐसा है। तो इसी वजह से हमें जस्ट ग्राउंड के पास, बहुत ऊपर हमें नहीं समझ पे आता, ग्राउंड के जस्ट पास समझ पे आता है। तो ऐसा लगेगा कि इस जगह पर कुछ पानी भरा हुआ है और इसका ऐसा यहां पर एक पानी जैसे कुछ भरा हुआ है और उसकी छाया दिख रही है जो भी आगे चीजें चल रही हैं, या पेड़ वगैरह हैं किनारे, ये खासकर डिजर्ट वगैरह में होता है। तो अगर इसी जगह पर कार होती तो कार से आने वाली लाइट जो होती वो यहां पर ऐसे रिफ्लेक्ट होके आ जाती। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में क्या होता है कि सिर्फ एक ऐसा TIR नहीं होता, वहां पर होते हैं मल्टीपल रिफ्रैक्शन। क्या होते हैं, मल्टीपल रिफ्रैक्शन, जिसको कि हम समझेंगे इस पे मिराज एक्चुअल में जो बनता है। तो इसमें देखिए होती क्या है कि जो लेयर होती है एयर की जमीन के पास, वो एकदम गर्म होती है, जिसकी वजह से उसकी जो डेंसिटी होती है वो सबसे कम होती है। और फिर उसके जस्ट ऊपर एक अगर हम लेयर माने, फिर उसके ऊपर एक लेयर माने, उसके ऊपर एक लेयर माने, उसके ऊपर एक लेयर माने, तो इससे क्या होगा, यहां पर ये कूल एयर, उससे थोड़ी गर्म, उससे गर्म, उससे गर्म, उससे गर्म और उससे गर्म। आप इसको देख पा रहे होंगे आसानी से, जो चीज यहां पर ऐसे लेयर वाइज लेयर बनी हुई है, यहां पर ब्लू कलर से बना और थोड़ा हल्का, फिर ऐसा करते हुए नीचे रेड कलर से बनी हुई है। तो ये जमीन है हम लोग की, ये क्या है, ऐसे जमीन है, और ऐसा लेयर बनी हुई है एयर की, जो की है डिफरेंट डेंसिटी की, ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, यानी कि ये वाला जो हम लोग का मीडियम है उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, या फिर कह लें कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इसका सबसे ज्यादा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें अगर, तो अगर इसको मान लीजिए कि ये N1 है और यहां पर ये NG, ग्राउंड के पास वाला NG है। ठीक है, तो N1 जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है एज कंपेयर टू NG, और साथ में यहां पर N2, N3, N4, N5 डॉट 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 N6, N7, N करते करते बहुत ढेर सारी ऐसे लेयर फॉर्म होंगी। तो होगा क्या, अगर हम ऐसे कुछ छोटी छोटी लेयर्स अभी समझने के लिए मान लें कि एक लेयर ऐसी है, दूसरी ऐसी है, तीसरी ऐसी, तो इस लेयर से इस लेयर पर जब यहां से निकलने वाली लाइट आएगी, देखिए क्या हुआ, सूरज की रोशनी इस पे टकराई और इस पार्ट की जो रोशनी है वो इधर आई, और जब इस मीडियम से इस मीडियम पर वो ट्रेवल कर रही थी, क्योंकि वो ट्रेवल कर रही है डेंसर टू रेयरर मीडियम, तो लाइट को अगर जाना चाहिए था कुछ इस पाथ में, तो वो उधर ना जाके रिफ्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है। ठीक है, और फिर वो जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे फिर वो इंटरफेस पे पहुंचेगी, तो ये वाला डेंसर है, ये रेयर है, तो फिर वैसी कंडीशन बनी कि डेंसर से रेयर जाने पर जो लाइट होती है वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, और कैसी होती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये फिर से हुआ, और फिर उसके बाद फिर अगला ऐसा एक बना सकते हैं, तो ये लाइट जानी चाहिए थी यहां, और वो फिर से ऐसे डेविएट हो गई, और ऐसे, और इधर ऐसे हुआ, और ये फिर ऐसे जानी चाहिए थी। अब यहां से क्या हुआ कि जो लाइट है हम लोग की, वो फिर से ऐसे करते 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 पूरा ऐसे कर्व्ड पाथ बनाती है एक्चुअली। ठीक है, पूरे ऐसा कर्व्ड पाथ बनाती है, क्योंकि यहां पर जैसे मैंने बताया कि N1 से लेके NG के बीच में बहुत
जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो बहुत ग्रेजुअली चेंज होता है। तो N1 सबसे ज्यादा होता है और Ng जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक इमेजिन कर सकते हैं कि लेयर, खूब ढेर सारी लेयर है जिसपे कि इस लेयर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे ज्यादा है, और हर लेयर का जहां पर इंटरफेस बन रहा है, दो लेयर के बीच में इंटरफेस बन रहा है, वहां पर वही नॉर्मल लगा के हम लोग लाइट को ऐसे मानेंगे कि एक लेयर ये, दूसरी ऐसे। ठीक है, यहाँ पर एक ऐसा नॉर्मल मानेंगे और यहां से लाइट जब इस पे जाएगी तो जानी चाहिए थी उसको ऐसे, बट अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी तो चली जाएगी ऐसे। फिर यहाँ पे जब ये पहुंचेगा तो अगली लेयर पे ये ऐसे फिर से ऐसा होगा, जानी चाहिए थी इसको इधर और चली जाएगी ऐसे। ठीक है, ऐसे जाके ऐसे, फिर ऐसे करते करते ये ऐसे ऐसे करते करते पूरा ऐसे मुड़ जाएगी, और जब इस पॉइंट पर इस ऑब्जर्वर की आंख में जाएगी लाइट तो वो जाएगी एक्चुअली इस पॉइंट ऐसे ऐसे। तो हमारा आंख जो होता है वो इंटरप्रेट करता है इसको एग्जैक्टली वापस ऐसे एक स्ट्रेट लाइन मानता है। ठीक है, ऐसा, और फिर उसको दिखाई देता है क्या कि जो लाइट आ रही है उसको लगता है कि वो कहीं इस जगह से आ रही है, तो यहां पर एक कुछ ऐसा पानी सा बना हुआ समझ पे आता है कि जो लाइट है इससे निकलने वाली वो उस पानी से टकरा रही है और फिर हमारी तरफ आ रही है। तो ऐसा हमें लगता है जैसा कि फाइनली ऐसा दिखाई देता है, बट ये एक स्टेप का प्रोसेस नहीं होता। इसको हम लोग ने एक स्टेप पे समझा दिया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से, बट ये एक स्टेप का प्रोसेस नहीं होता, उस पे होता है मल्टीपल रिफ्रैक्शन। तब जाकर ये इसको हम लोग एक लाइन पे समझा सकते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे यहां पर पानी और ऐसा रिफ्लेक्ट होकर लाइट आ गई, बट ये पूरी प्रोसेस रिपीट होती है, मल्टीपल रिफ्रैक्शन के थ्रू होकर जाती है, तब जाके हमें मिलता है ये चीज। क्लियर? तो ये थी कुछ दो तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन मिराज का। किसी ने कल मुझसे पूछा भी था, तो मैंने कहा था कि आज मैं मिराज बताऊंगा, वो भी दो तरीके से बताऊंगा कैसे उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो जो उसका क्या कहेंगे बहुत ज्यादा करेक्ट जो है वो है ये वाला एक्सप्लेनेशन। अब देखिए TIR जो होता है वो डायमंड में देखने को मिलता है बहुत बढ़िया तरीके से। जैसे यहां पर अगर ये डायमंड को हम लोग देखें, ये ऊपर से ऐसे इमेज ली गई है, तो इस जगह पर पूरा डार्क दिखाई दे रहा है, इधर डार्क दिखाई दे रहा है, इधर डार्क दिखाई दे रहा है, इधर डार्क दिखाई दे रहा है, और यहां पर बहुत ज्यादा ब्राइटनेस है, इस जगह पर बहुत ज्यादा ब्राइटनेस है, इधर बहुत ज्यादा ब्राइटनेस है। तो अब आप समझिए इस बात को, यहां पर होता क्या है। ये जो डायमंड है वो पूरा का पूरा एक मीडियम एक ही होता है, वो पूरा डायमंड से ही बना होता है, वो किसी और से नहीं बना होता है। बट फिर भी कहीं से हम लोग को ऐसे लाइट दिखाई दे रही है बहुत ज्यादा आती हुई, और कहीं से लाइट हमें नहीं दिखाई दे रही ऐसे आती हुई। तो हो क्या रहा है यहां पर? एक्चुअली आपने ये शब्द सुना होगा कि हीरे को जब तराशा जाता है तब उस पर चमक आती है। मीनिंग क्या है इसका? तराशने का मतलब होता है कि इसको घिसना और इसमें कुछ एंगल्स फॉर्म करना, सरफेस कुछ ऐसे यहां पर बनाई जाती है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो बनता है वो कुछ ऐसे करते हुए ऐसे करके ऐसे ऐसे कई सरफेसेस में ऐसे इसको ब्रेक करके बनाया जाता है डायमंड को। तो होता इस पे ये है क्योंकि अगर एक बार इस पे लाइट एंटर करी, किसी भी तरफ से इस पे एक बार लाइट एंटर करी, तो इसकी जो सरफेस है साथ ही साथ इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दोनों मिलकर एक ऐसा यहां पर कंडीशन तैयार करते हैं, क्योंकि सरफेस की होने की वजह से I ग्रेटर देन IC वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, और क्योंकि ये जो है ये ऑप्टिकल डेंसर मीडियम है एज कंपेयर टू एयर, तो ये जो पहली वाली कंडीशन होती है TIR की कि लाइट डेंसर टू रेयरर मीडियम पे जाती है, तो दोनों कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई होने लगती हैं, और जो लाइट होती है वो इसके अंदर ही अंदर क्या होने लगती है, रिवॉल्व करने लगती है। ऐसा नहीं होता कि लाइट एक बार इंटर करके निकल जाए। जैसे कि ये है बॉटल में क्या है कि लाइट देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, मेरी शर्ट इस पे दिखाई दे रही होगी, इसके पार होके ऐसे दिखाई दे रही है, या ये जो पेन है ये दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि लाइट एक बार एंटर करी और वो निकलकर इधर ऐसे चली गई। जबकि क्या हो अगर कि ये एक डायमंड जैसा हो कि लाइट एक बार इस पे एंटर करे तो वो निकल ही ना पाए, इसी के अंदर ही घूमती रह जाए और एक कोई किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से निकले,
तो जहां से लाइट फिर निकलती है वहां पर वो बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाता है, और जिस जगह से लाइट नहीं निकल पाती वो ऐसा डार्क हमें दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि सिंपल सी चीज है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि हमें वही चीज दिखाई देती है जिसकी लाइट हमारे आंखों तक आती है। तो इस पोर्शन की लाइट, क्योंकि इस पोर्शन से लाइट निकल रही है तो वही हम लोग को आंखों में पड़ रही है, तो हमें लग रहा है कि हाँ यहाँ पर ऐसे ब्राइट है, और इस पोर्शन से लाइट नहीं आ रही तो ये हमें लगता है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, ऐसा डार्क है। तो इस वजह से देखिए ये एक फॉर्मेशन बन रहा है, यहाँ पर किसी ने कलर नहीं करा है ब्लैक, ये सिर्फ इस वजह से है कि वहां से लाइट नहीं आ रही। तो यहां पर कौन जिम्मेदार होता है? TIR। क्योंकि एक बार लाइट एंटर करी तो उसको दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, लाइट अब बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, तो एक बार जैसे यहां से एंटर करी, ये लाइट एंटर करी और यहां पर TIR हो जाता है इसका, जबकि वैसे होता तो निकल जाता, बट एंगल ऐसा यहां पर बनाया जाता है इसका कि हो जाता है क्या, TIR हो जाता है, और फिर इस सरफेस से टकराता है, फिर यहाँ पर TIR होके ऐसे यही ऐसे घूमती रहती है, ठीक है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है, और फिर इस पे एक कोई पर्टिकुलर एंगल होता है जहां से वो लाइट स्केप करती है और कहीं से स्केप नहीं करती। तो इस पोर्शन से स्केप नहीं कर रही लाइट, इस पोर्शन से, तो यहां पर ये डार्क अपीयर होंगे, क्योंकि लाइट वहां वाली आ ही नहीं रही है, तो वो सारे पोर्शन कैसे होंगे? डार्क अपीयर होंगे, और जहां से लाइट आ रही होगी वहां पे वो डार्क अपीयर नहीं होंगे। बात समझ पे आई? ये होता है डायमंड के अंदर TIR का रोल। इस TIR की वजह से ही डायमंड इतना चमकता है, और क्योंकि डायमंड की जो वो होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो बहुत ज्यादा होती है एयर के कंपैरिजन में, तो इस वजह से जब डायमंड को पे हम लोग कुछ ऐसे एंगल्स फॉर्म कर देते हैं तो वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए जो रिक्वायर्ड होती है TIR के लिए, और आसानी से करके ये हम लोग का बना देता है। तो अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, जो कि हम लोग का एक ऐसा कह लीजिए कि इन्वेंशन है जिसके बगैर अभी पॉसिबल नहीं होता कि मैं आपसे ऐसे नेट के थ्रू आपसे लाइव क्लास ऐसे ले पाता। ऑप्टिकल फाइबर ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जो इंटरनेट वगैरह है या इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कराने के लिए। तो इसमें आखिर होता कैसे वो बताते हैं। देखिए वायर क्या होती है, वायर समझ लीजिए। वायर क्या होती है? वायर पे हम लोग के पास एक मेटल होता है, और उस पे इधर हम लोग ऐसे अगर बैटरी लगा दें, ठीक है, अगर ये ऐसे वायर है यहां पर, तो इस पे अगर हम लोग बैटरी लगा दें तो होता क्या है कि इसमें करंट फ्लो करता है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस पे फ्लो करती है। तो ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा अरेंजमेंट होता है ग्लास का, ठीक है, कि उसके अंदर अगर एक तरफ से लाइट एंटर कराई जाए तो वो लाइट उस जो ग्लास का बना हुआ है अरेंजमेंट उस पे दूसरी तरफ अपीयर हो जाती है। अब ये वायर किसी भी तरीके से ऐसे मुड़ी ऐसे पड़ी हो, मतलब ये ऑप्टिकल फाइबर जिसको फाइबर कहते हैं, वो कैसे भी मुड़ी ऐसे पड़ी हो किसी भी तरीके से, बट अगर इस जगह से लाइट एंटर कराई जा रही है उस पे, तो इस पॉइंट से लाइट निकल कर आ जाती है। ये बहुत बड़ा फायदा होता है। और लाइट जब हम लोग इस पे डालते हैं तो जो भी सिग्नल होता है वो लाइट के फॉर्म पे एंटर करता है, तो उससे हम लोग का जो भी आजकल इंटरनेट वगैरह चलता है वो सब इसी की बदौलत चलता है। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैसे? अब इस पे ये बना कैसे होता है वो देख लेते हैं। तो देखिए, अगर एक ऑप्टिकल फाइबर की हम बात करें तो आपने वो देख रखी है, अगर आपके जगह पर कोई दुकान है या आपके घर पे ही वाईफाई वगैरह लगा हुआ है, ठीक है, तो उसमें जो केबल आती है वो एक्चुअली ऑप्टिकल फाइबर ही होती है, उसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर से होती है। तो ऑप्टिकल फाइबर बहुत पतली होती है, ठीक है, इतनी पतली कि जैसे अभी मैं ऐसे यहां पे ड्रॉ करूं तो ये जो मैंने अभी थिकनेस ड्रॉ करी है, कुछ इतनी ही थिकनेस की ऑप्टिकल फाइबर होती है, ठीक है, इतनी ही थिकनेस की जितना मैं बता रहा हूं। तो ये पूरी कैसे बनी होती है? देखिए, इसके अंदर होता है एक कोर और उसके चारों तरफ होती है क्लैडिंग। जो मेन पार्ट होता है ऑप्टिकल फाइबर का, ये इन दो चीजों का ही होता है। कि अगर इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहें तो कर सकते हैं कि ये हो गया कोर, ये वाला पार्ट हो गया ये कोर जो अंदर डार्क कलर का है, और इसके ऊपर एक होता है जैसे ये ब्लू कलर का दिख रहा है कोटिंग, उसको कहते हैं क्लैडिंग। क्या कहते हैं? क्लैडिंग। तो ये हो गया कोर और ये हो गई क्लैडिंग, ठीक है।
तो कोर और क्लैडिंग यही होती है ऑप्टिकल फाइबर, और इसके चारों तरफ फिर होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये ग्लास से बने होते हैं, एक फाइबर मटेरियल से बने होते हैं। तो ये और ये सब क्या है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि ब्रेक ना हो। तो ये कोटिंग, फिर स्ट्रेंथ मेंबर और ये आउटर जैकेट, वो सिर्फ उसके लिए क्या है, प्रोटेक्शन के लिए। जो मेन होता है वो ये होता है कोर और क्लैडिंग। तो देखिए TIR को याद करिए। TIR होने के लिए दो चीज जरूरी है कि I ग्रेटर देन IC होना चाहिए, और जो भी लाइट है वो डेंसर टू रेयर मीडियम पे जाना चाहिए, यानी कि लाइट जो होनी चाहिए डेंसर टू रेयरर मीडियम पर जानी चाहिए। ये दो कंडीशन होती हैं। तो यहां पर हम लोग उसी चीज को बनाते हैं। ये जो अंदर कोर होता है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा लेते हैं एज कंपेयर टू इस क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हर जगह थ्रू आउट द ऑप्टिकल फाइबर ये कंडीशन मेंटेन रहती है। तो एक बार अगर लाइट इस पे इंटर करी किसी पर्टिकुलर एंगल से, तो यहां पर अगर हम लोग ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करें, इस जगह पर जब टकराए तो ये इस जगह पर ऐसे इंटर कराया जाता है इसको, कि एक बार लाइट अगर इंटर कर गई यहां पर, तो वो ये वाला जो एंगल होता है आई, वो होता है I ग्रेटर देन IC, और फिर यहां पर होने लगता है रिफ्लेक्शन। तो यहां पर ऐसे गई, रिफ्लेक्ट हो गई, यानी कि TIR हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर उसके बाद यहां पर जाके फिर ये जब ऐसे टकराती है तो ये वाला I इसी के बराबर होता है, और उससे फिर यहां पर ऐसा R बनता है, और इस तरह करते करते ये पूरा चलता रहता है। तो 1 किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर में कुछ % ही वहां पर उसका लॉस होता है सिग्नल का, वरना ये जो सिग्नल इस पे जो भी दिया जाता है वो पूरे को ट्रांसमिट कर देती है। तो इस वजह से ये बहुत हम लोग के लिए खास है, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में ऑप्टिकल सिग्नल के माध्यम से। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। तो समझ गए होंगे इस पे क्या रिक्वायरमेंट है। वही TIR की जो कंडीशन है उसी को सेटिस्फाई करना होता है हमें। और ये जो वायर है ना, इसको कैसे भी डाल दिया जाए, मतलब एक ऐसे वायर, अगर मैं इसकी बात करूं इस चीज की, या पूरे की बात भी कर सकते हैं, ये अगर ऐसे ऐसे गोल गोल घूमी हुई भी पड़ी है, ठीक है, और फिर ये इधर निकल गई, और एक बार अगर इधर से लाइट एंटर करा दी जाए इस कंडीशन से, तो अंदर ही अंदर इस पे ये सारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती रहती हैं, और यहां से लाइट ऐसे निकल जाती है। तो हम लोग के पास ऐसा नहीं होता कि हम लोग को स्ट्रेट ही रखना है, कैसे भी डाल दो। क्यों? क्योंकि कोर और क्लैडिंग को ऐसे एडजस्ट कर दिया जाता है। कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हाई, क्लैडिंग का लो, और I ग्रेटर देन IC पे हम लोग यहां पर इसको इंसर्ट कराते हैं, तो वो रिफ्लेक्ट होता चला जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग को देखना है वो देखना है कटिंग इन कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेंस। तो इसमें देखिए एक इस तरीके की चीजें हम लोग के सामने आती हैं कि अगर कोई हम लोग के पास ऐसा लेंस है, ऐसा कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, और यही चीजें हम लोग की कॉनकेव लेंस के लिए भी एप्लीकेबल है। तो अगर हम लोग ने कोई एक कॉन्वेक्स लेंस लिया और उसके ऐसे दो पार्ट कर दिए, या मतलब यहां से इसको ऐसे काट दिए, ठीक है, तो होगा क्या कि ये ऐसा जब इसको कट करेंगे तो ये दो पार्ट ऐसे बन जाएंगे। अब इसमें अगर एक लेंस को हम चूज करें, और शुरुआत में क्या था कि ये जो पूरा का पूरा लेंस था, इस लेंस की फोकल लेंथ अगर f थी, तो अब ये जो दो पार्ट बने हैं, तो सेपरेटली इनकी जो फोकल लेंथ हो जाएगी वो 2f हो जाएगी। यानी कि अगर सिर्फ एक एक पार्ट इसको चूज कर लें, ये वाला पार्ट चूज कर लें, ऐसे हम लोग बना दें, और फिर इस पे लाइट ऐसे डाल लें, तो अब जो लाइट जाकर कन्वर्ज होगी वो 2f डिस्टेंस पर होगी। ठीक है, समझे ये चीज। तो ये ध्यान रखना है हम लोग को कि अगर कभी ये कह दे क्वेश्चन में कि कोई एक लेंस था जिसकी फोकल लेंथ f थी, उसको फिर क्या किया गया, ऑप्टिकल एक्सिस, अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस उसको कट कर दिया गया दो पार्ट में, और फिर उनमें से एक हिस्से को लेकर हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया या जो भी सिचुएशन दी हो, तो अगर इसका फोकल लेंथ f है तो इसका हो जाएगा 2f, और क्योंकि इधर वाला भी हम लोग का एक अलग ही बनेगा तो ये भी 2f हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों को अगर एक साथ कंबाइन कर दिया जाए, वापस अगर कंबाइन करेंगे सिमिलर जैसे कि कट किया तो वैसे ही बन जाएगा ऐसे, बट अगर इसको हम ऐसे भी कंबाइन कर दें, और यहां पर ये जो गैप है ना, गैप नहीं होगा, ये एकदम टच होंगे, तो उस केस में भी ये जो वर्क करेगा, जो इसका टोटल फोकल लेंथ बनेगी
वो एफ ही बनकर आएगी। समझ गए? और अगर हम लोग इसको इस तरीके से भी रखें तो भी इस पूरे अरेंजमेंट का जो फोकल लेंथ होगी वो कितनी होगी? एफ होगी। यहां पर जो गैप है वो गैप नहीं है, ठीक है, वो टच ही करके रखे गए हैं इनको, ठीक है। और इसी तरीके से इस अरेंजमेंट की जो होगी फोकल लेंथ वो एफ होगी। और क्योंकि हम लोग का शुरुआत में जो फोकल लेंथ था वो इतना था, इसको दो पार्ट्स पे कट किया, तो इस वाले लेंस की हो गई 2f और इस वाले की हो गई 2f। जब हम लोग ने इसको कंबाइन करके रखा वापस इस तरीके से पोजीशन में तो f हो रही है, इस पोजीशन में कंबाइन करके रखा तो भी f हो रही है। तो इस चीजों का ध्यान रखना है, हमें क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं इनसे रिलेटेड कि ऑप्टिकल एक्सिस पे हम लोग ने उसको कट कर दिया है, फिर चीजें करिए। इसी को अब बात आती है कि क्या हम ऐसे भी कट कर सकते हैं, देखते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे भी कट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग के पास एक ऐसा लेंस था जिसकी फोकल लेंथ f है और इसको कट कर दिया है इस तरीके से, तो अगर जब इसको ऐसे कट कर देंगे तो ये जो अब बनेगा ये एक लेंस बन जाएगा f फोकल लेंथ का और ये बन जाएगा f फोकल लेंथ का। फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ये एक लेंस है f फोकल लेंथ का और एक लेंस हो गया ये f फोकल लेंथ का। क्लियर? ये हमें ध्यान रखना है। अब उसके बाद इनके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं किस किस तरीके से? एक तो ऐसा, तो जब ऐसा करेंगे तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ बनेगी वो बन जाएगी f/2। और अगर इसी में कुछ ऐसा रख दिया इन्वर्टेड पोजीशन में दोनों को, तो एक क्या होगा कि इसकी फोकल लेंथ f हो जाएगी और इसकी हो जाएगी -f। उसकी वजह से ये प्लस और माइनस ऐसा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यानी कि मैं समझा रहा हूं इसको कि एक दूसरे की जो फोकसिंग पावर है उसको ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और जो बनेगी इसकी फोकल लेंथ वो बन जाएगी इनफाइनाइट। कितनी बन जाएगी? इनफाइनाइट। यानी कि ये एज अ सिंपल एक पीस ऑफ ग्लास बिहेव करेगा और यहां से ऐसे ये चीजें चली जाएंगी। क्लियर? बात समझ पे आई? तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसा होता है क्योंकि इससे रिलेटेड हम लोग के क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए, अब आता है हम लोग के पास इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ डिफरेंट लेंस। मतलब कि मान लीजिए कि हमारे पास दो अलग अलग तरीके के लेंस हो और उनको रख दिया जाए कुछ d डिस्टेंस पे, उनके जो ऑप्टिकल सेंटर है वो कुछ d डिस्टेंस पे हो और ये जो d है वो f1 की फोकल लेंथ से कम है। तब अगर हम लोग से कह दिया जाए कि इस पूरे कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या होगी, ठीक है, तो होगा क्या? ये चीज फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, ये जो कॉम्बिनेशन है हम लोग का, इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ हम लोग की हो जाएगी 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1f2। जहां पर f1 जो है वो पहले वाले लेंस की फोकल लेंथ है, f2 दूसरे वाले लेंस की फोकल लेंथ है और d है उनके ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस। f1 और f2 वही जो अभी मैंने बताया वो चीज है। तो ये होगा। इसी में अगर क्या करें कि इन दो लेंसेस को पास लाकर रख दे एकदम कि जो d है वो 0 हो जाए। तो अगर d 0 हो गई, अगर d 0 हो गई तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ये वाला टर्म हट जाएगा। बचेगा कितना हम लोग का? 1/f1 प्लस 1/f2। क्लियर? हाँ या ना? तो क्या हम लोग दो से ज्यादा रख सकते हैं लेंस? क्वेश्चन ये आता है। बिल्कुल रख सकते हैं अगर हम लोग ने उन लेंस को ऐसे रख दिया, एक लेंस, दूसरा लेंस, तीसरा लेंस, चौथा लेंस, पांचवा लेंस, छठा लेंस, ऐसे रख दिया, तो इन सब की जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगी वो हो जाएगी 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 1/f4 1/f5 इस तरह सबको समेशन करते हुए चले जाएंगे। यानी कि हम लोग के पास एक और चीज निकल के आ जाएगी कि अगर कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन था हम लोग के पास तो ये बनेगा। ये देखिए, हम लोग जानते हैं 1/f जो होता है वो होता है पावर ऑफ लेंस। ये मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था, फिर से रिपीट कर देता हूं कि 1/f जो होता है वो होता है पावर ऑफ लेंस। तो 1/f इक्विवेलेंट को हम कर सकते हैं इक्विवेलेंट पावर, और वो हो जाएगी 1/f1 यानी कि p1 प्लस p2 प्लस p3 ऐसे डॉट 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 p अप टू n, जहां तक भी हम लोग इसको नंबर ऑफ रख दें। पर ये इसके लिए कंडीशन क्या है?
कि 2 के बीच में डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। अगर डिस्टेंस होगी तो फिर हम लोग के पास जो फॉर्मूला है वो अभी 2 के लिए है। फिर अगर इस पे 2 की जगह 3 आ जाए, ठीक है, अगर 2 की जगह 3 आ जाए तो हम लोग को ये जो कॉम्बिनेशन है और जो तीसरा लेंस होगा, अब उन दोनों की फोकल लेंथ मान लेनी होगी। इसकी इक्विवेलेंट निकल कर आ जाएगी इस फॉर्मूले से। उसके बाद तीसरे वाले की जो f3 होगी उस पे हम लोग क्या करेंगे, f, ये जो कैपिटल F निकल कर आया, कैपिटल F इसका निकल कर आया, ये हो जाएगा +1/f3 -d/f और f3 ये करेंगे। और ये जो d है, अगर इसके बीच में जो d है वो कितना है, d1 मान लीजिए, तो ये या d3 मान लीजिए, ऐसे d3 अगर इसके बीच में हम लोग मान लिया कि इसके और इसके बीच में जो गैप है वो d3 है, तो ये हम लोग का निकल कर आ जाएगा f इक्विवेलेंट। ठीक है, तो 2 लेंस के बीच में अगर d डिस्टेंस है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और अगर 2 से ज्यादा लेंस हुए तो पहले वाले को कैलकुलेट करेंगे, उसका इक्विवेलेंट लेंगे, फिर अगले वाले उस पे जाएंगे। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। अब देखिए, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में वो जो एंगल ऑफ डेविएशन निकालना, डिस्पर्सन वाला, वो आपके सिलेबस से हट चुका है। तो अभी सिर्फ रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म मैं बताने वाला हूं, जहां पर ये बताऊंगा कि जो प्रिज्म है वो क्या होता है और उसमें किस तरीके से लाइट एंटर करती है और कैसे बाहर निकलती है, उस पर रिफ्रैक्शन कैसे होता है। क्लियर? तो देखिए, प्रिज्म एक हम लोग का शेप होता है कुछ इस तरीके का, जहां पर 2 ट्राइंगल्स होते हैं, ऐसे और ऐसे, और इसमें इसको अगर टच करा दिया जाए, इसको ऐसे और ये वाले पोर्शन को ऐसे, तो ये जो अरेंजमेंट बना वो क्या हो गया, एक प्रिज्म है। इसी में अगर मैं इसको थोड़ा सा क्या करूं, पास लाकर ऐसे रख दूं, ऐसे ऐसे, ये चीज, तो हम लोग का एक छोटा सा प्रिज्म बन गया। तो कुछ जो प्रिज्म दिखता है वो ऐसा ही दिखता है। तो इसका ये वाला फेस, अगर मैं इसको ऐसे ऊपर इस तरफ से देखूं, इस तरफ से देखूं अगर, तो ये मुझे दिखाई देगा एक ऐसा ट्राइंगल के जैसे। और जो पीछे वाली सरफेस है उसमें अगर लाइट फॉल हो, ठीक है, पीछे वाली सरफेस, ये वाली पीछे वाली सरफेस है, ये वाली, उसमें अगर लाइट फॉल हो तो क्या होगा, हम लोग को लगेगा कि वो लाइट इधर फॉल हो रही है। फिर लाइट उसके अंदर जाएगी और जो इधर वाला हम लोग का है सरफेस, ये वाला सरफेस ग्रीन वाला, इस ग्रीन सरफेस से ऐसे निकल आएगी। तो अब मैं एनालाइज करके बता रहा हूं कि कैसे चीजें निकलती हैं, क्या होता है। देखिएगा प्रिज्म कैसे रखा हुआ है, ये पूरा ग्लास से बना होता है। इस पे हॉलो प्रिज्म भी होते हैं, और हॉलो प्रिज्म में हम लोग कोई मटेरियल डाल सकते हैं, जैसे कि उस पे वाटर भरा जा सकता है, केरोसिन भरा जा सकता है, हनी भरी जा सकती है, तो वो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले प्रिज्म फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, ये हम लोग का एक प्रैक्टिकल भी होता है क्लास 12th में। तो अब देखिए होता क्या है, इसमें समझते हैं। देखिए, ये वाली सरफेस है AB और AC। इस सरफेस पे एक लाइट आकर इंसिडेंट हुई, ठीक है, आई लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई, ये एक रे इंसिडेंट हुई। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहां पर एक एयर है और यहां पर एक कोई दूसरा हम लोग का एक मीडियम है, तो एक इंटरफेस फॉर्म हुआ ना यहां पर। उस इंटरफेस पे हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, एक नॉर्मल। तो नॉर्मल इस सरफेस के नॉर्मल होती है 90 डिग्री, तो ये हम लोग देखेंगे यहां पर एक लाइन जो कि 90 डिग्री होगी इस सरफेस की, बना दिया। फिर ये जो रे थी वो इस जगह पर आई, तो ये हो गया एंगल इंसिडेंस। और लाइट को जाना चाहिए था ऐसा, बट क्योंकि ये रेयरर टू डेंसर मीडियम पे जा रही है लाइट, वो क्या होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो जाना चाहिए था इधर, और वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो जब ऐसे बेंड होगी तो ये लाइट ऐसे आ जाएगी इस तरफ, और आते आते आ जाएगी इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे इसको निकल कर जाना है बाहर, डेंसर टू रेयर मीडियम। तो अब इस इंटरफेस पे हम लोग फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और ये वाला नॉर्मल और इससे जो एंगल बन रहा है, इसको अगर इधर भूल जाए कि कुछ हुआ था, अगर भूल जाए कि इधर कुछ हुआ था, तो इस जगह पर क्या हुआ, ये आई हो गया, इंसिडेंस एंगल हो गया। यानी कि अब
जो लाइट है वो डेंसर टू रेयर जा रही है, क्योंकि तो नॉर्मल से वो अवे जाएगी। तो लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, बट वो लाइट किधर जाएगी, वो बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल और निकल जाएगी ऐसे। क्लियर? यानी कि लाइट इनिशियली जिसको एक स्ट्रेट पाथ में ऐसे चले जाना चाहिए था, वो जा रही है ऐसे, प्रिज्म बीच में रखा होने की वजह से। यानी कि लाइट का इनिशियल पाथ और फाइनल पाथ के बीच में जो एंगल बना, जैसे कि मैंने कल एंगल ऑफ डेविएशन डिफाइन किया था मिरर के केस में, तो यहां पर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इनिशियल जो रे थी और फाइनल जो रे है उसी मीडियम पर आने के बाद उसके बीच का एंगल हम लोग का डेल्टा हो गया, और इसको हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, जिसको अभी हमें नहीं पढ़ना क्योंकि आपके सिलेबस में ये नहीं है। तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म आप समझ गए होंगे ये क्या होता है। तो यहां पर हम लोग क्या कहते हैं, ये जो जिस एंगल से लाइट निकलती है उसको हम लोग इमर्जेंट एंगल कहते हैं, ये एंगल ऑफ डेविएशन होता है, ये यहाँ पर इंसिडेंस एंगल होता है, ये हम लोग का रिफ्रैक्टिंग एंगल्स होते हैं। ये क्लियर? ये इमर्जेंट एंगल होता है। क्लियर? इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर ये आइसोसेल्स प्रिज्म है, यानी कि ये वाली और ये वाली हम लोग की जो लेंथ है वो बराबर है और ये वाली इसके बराबर नहीं है, तो ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल अपनी एक वैल्यू के साथ होगा। अगर यहीं पर जो प्रिज्म है वो इक्विलेटरल प्रिज्म हो जाए, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड वो तीनों की तीनों बराबर हो, तो इसके तीनों एंगल जो होंगे वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। तीनों साइड बराबर होने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये जो लेंथ है साइड से, इनको हम लोग बात कर रहे हैं, उसके पीछे जो अरेंजमेंट है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा जो बनेगा वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। क्लियर? आगे ये वाली जो लेंथ है ऐसे दिखाई देंगी, साइड से दिखाई देंगी, उनकी बात हो रही। क्लियर? तो ये था रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। अब चलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसमें जो हम लोग को ध्यान रखना है वो ध्यान ये रखना है कि आखिर ये स्कैटरिंग होता क्या है। तो देखिए, स्कैटरिंग एक ऐसा फेनोमेना है लाइट का, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि सन से हम लोग के पास तक लाइट आ रही है, अब उसको गुजरना होता है एटमॉस्फेयर से। उस लाइट को सन से हमारी आंखों तक आने पर जो लाइट होती है वो गुजरती है एटमॉस्फेयर से। तो एटमॉस्फेयर से जब गुजरती है तो उसके पार्टिकल्स जो होते हैं एटमॉस्फेयर के, वो क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर से रेडिएट करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। समझ पे आई बात? तो ये जो फेनोमेना होता है वो कहलाता है हम लोग का स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लियर? तो अगर हम लोग ये बात करें कि यहां पर कोई ऑब्जर्वर है और यहां से हम लोग की रेड लाइट आ रही है और रेड लाइट आ रही है और ब्लू लाइट आ रही है, क्योंकि व्हाइट लाइट जो होती है हम लोग की एक कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट वेवलेंथ, या कह लें एक तो पहली बात ये होता है कि व्हाइट लाइट में सिर्फ 7 कलर नहीं होते हैं, हम लोग उनको 7 कलर बोल देते हैं विबग्योर, बट उस पर एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, बहुत ढेर सारी वेवलेंथ्स होती हैं। कहां से कहां तक होती हैं? अराउंड 7000 एंगस्ट्रॉम से हम लोग की 4000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अब यहां पर ये इसको 8000 भी बोल सकते हैं, तो यानी कि 8000 से लेकर 7000 ये एक रेंज होती है इधर, और एक रेंज होती है 4000, या फिर हम लोग कंसीडर कर सकते हैं 3000 कुछ एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और इनके बीच मतलब 7000 से 3000 तक की रेंज, या फिर 8000 से 4000 तक की रेंज हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि ये हम लोग का विजिबल स्पेक्ट्रम होता है लाइट का। तो इस पूरी वेवलेंथ में इधर वाली जो वेवलेंथ है ये हम लोग का साइड होता है रेड साइड, और ये होता है हम लोग का वायलेट वाला एंड। तो देखिए, वायलेट वाले एंड की जो वेवलेंथ है वो कैसी है, कम है, और रेड वाले की वेवलेंथ ज्यादा है। तो एक चीज ऑब्जर्व करी गई जिसको हम लोग रिले स्कैटरिंग लॉ भी कहते हैं। तो जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग कम होगी। तो यहां पर इंटेंसिटी किसकी बात हो रही है, स्कैटरिंग की इंटेंसिटी, यानी कि वो इस लाइट स्कैटर कम होगी। ठीक है, तो जैसे रेड लाइट है,
रेड लाइट, अगर आप ऐसा सोचिए कभी कि आप ट्रेवल कर रहे हैं और आपके सामने कोई कार जा रही है, उसकी बैक लाइट आपको दिख रही है, रात का समय है, बैक लाइट दिख रही है, तो वो रेड कलर की बनी होती है। तो रीजन बिहाइंड इट कि वो रेड कलर की होने की वजह से, क्यों बीच में जो एटमॉस्फेयर वगैरह है, अब मान लीजिए कि ठंड का समय है, उस पर थोड़ा फॉग वगैरह है, तो वहां से निकलने वाली लाइट कम स्कैटर होगी और आपकी आंखों तक पहुंच जाएगी, यानी कि वेवलेंथ ज्यादा है, उसकी वजह से जो स्कैटरिंग हुई वो कम हुई। ठीक है, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी उसकी? कम। इंटेंसिटी किसकी? स्कैटर होने की, स्कैटरिंग कम हो जाती है। क्लियर? और ब्लू लाइट अगर हम यूज करें तो वो हमारी आंखों तक ही नहीं आ पाएगी, जैसे कि यहां पर अभी दिखाया जा रहा है कि क्या हो रहा है। यहां से सूरज से लाइट निकली और जो लॉन्ग वेवलेंथ वाली थी वो ऐसे ट्रेवल करते हुए आ गई, आगे तक चली आ रही है। ठीक है, इधर से ऐसे निकली, फिर इधर से इधर, ऐसे करते करते आगे बढ़ रही है। बट जो शॉर्ट वेवलेंथ्स हैं वो कम होती जा रही है। देखिए, यहां से यहां तक गई, सिर्फ एक इधर से निकली, इधर गई कुछ ही निकली, उधर से फिर एक इधर गई, फिर एक निकली। जबकि यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहां से लाइट आई, इससे टकराई, अलग अलग डायरेक्शन में निकली, फिर यहां से निकली, फिर अलग अलग डायरेक्शन में निकली, फिर अलग अलग डायरेक्शन में निकली। जबकि ये क्या हो रहा है, ब्लू लाइट वाले केस में कम होती जा रही है इंटेंसिटी। ठीक है, अब यहां पर फिर से मैं इसको रिपीट कर दूं, अगर आपको किसी भी तरीके इस पे कंफ्यूजन है कि यहां पर ये कौन सा इंटेंसिटी की बात हो रही है, ये स्कैटरिंग की बात हो रही है कि जिसकी जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी कम स्कैटरिंग। ठीक है, ये अगर आपको कंफ्यूज कर रहा हो तो मैं यहां पर लिख सकता हूं स्कैटरिंग की बात हो रही है। स्कैटरिंग की इंटेंसिटी की बात हो रही है, यानी कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्कैटरिंग कम, जिसकी वेवलेंथ कम उसकी स्कैटरिंग ज्यादा। स्कैटरिंग मतलब कि वो लाइट अगर इधर से इधर जाने की कोशिश कर रही है तो वो इधर जा ही नहीं पाएगी, तो रेड वाली इधर चली जाएगी, यानी कि उसकी स्कैटरिंग क्या हो रही है? कम हो रही है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। ब्लू कलर वाली लाइट जो होगी वो इधर नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसकी स्कैटरिंग हो जाएगी ज्यादा, बिकॉज उसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है कम। बात क्लियर? आई थिंक अब बात क्लियर हो गई होगी। यहां पर आप इंटेंसिटी से हो सकता है कंफ्यूज करें कभी, तो इस वजह से मैं इसको हटाना चाहूंगा। यहां पर ये स्कैटरिंग की बात हो रही है। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे, कुछ फेनोमेना देखते हैं स्कैटरिंग पे बेस्ड। जैसे कि हम लोग को क्या होता है, रात होने के थोड़ा पहले, यानी कि शाम के समय और सुबह जो सन होता है वो रेड एपियर होता है। तो होता क्या है, जैसे कि अभी आप ये देख पा रहे हैं कि सन हमें जो है वो रेड एपियर हो रहा है, और यहाँ पर सारी चीजें इधर रेड एपियर हो रही हैं, ऐसे ये सब ऐसे इधर हो रहा है। अभी ये और नीचे अगर होता तो और रेड दिखाई देता। तो एक्चुअली होता क्यों है ऐसा, आइए समझते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, लाइट हमारे आंखों में जो आएगी वैसा ही हमें चीजें दिखाई देंगी। ठीक है, तो आप ऑब्जर्वर हैं और यहां पर सूरज है। अब सूरज और आपके बीच में क्या है, एक बहुत बड़ा एटमॉस्फेयर वाला रीजन है। क्यों? क्योंकि जो हमारी अर्थ होती है वो कैसी होती है, उसका शेप कुछ ऐसा होता है। तो आप यहां पर ऑब्जर्वर, जब जो सूरज होता है वो ढलता है या फिर उगता है, उस जगह पर एटमॉस्फेयर तो हम लोग का ऐसे है, तो लाइट जो आती है सन से निकलकर वो आप तक आते आते वो कैसी होती है, हर तरीके की निकलती है। ब्लू निकलती है, रेड निकलती है, ग्रीन निकलती है, येलो निकलती है। ठीक है, सब इस तरीके से निकलती हैं। क्लियर? बट होता क्या है कि ये जो वायलेट वाली लाइट है, अब अगर मैं इस पे बनाऊं तो रेड वाली आप तक पहुंच जाती है, क्योंकि विबग्योर अगर लिखे हम लोग तो ये विबग्योर ऐसे लिख जाएगा, विब GYOR, यानी कि इसकी जो वेवलेंथ है रेड वाले की वो सबसे ज्यादा होती है, तो उसकी स्कैटरिंग क्या होगी, कम होगी, अकॉर्डिंग टू रेले स्कैटरिंग लॉ। तो उसकी स्कैटरिंग कम होगी और रेड लाइट आप तक पहुंच जाएगी। उसके बाद आप तक कौन पहुंचेगी, ये ऑरेंज वाली पहुंचेगी। ठीक है, आप तक ये ऑरेंज वाली पहुंचेगी, बट थोड़ा कम पहुंचेगी। मैं इसके ऐसे लेंथ बना रहा हूं ताकि समझ पे आए कि कैसे पहुंचेगी लेंथ उसका। फिर आप तक ये जो येलो वाली है वो थोड़ा और कम पहुंचेगी, वो स्कैटर हो रही होगी। फिर
जो ग्रीन वाली है ये आप तक और थोड़ा कम पहुंचेगी, जो ब्लू वाली है वो और कम पहुंचेगी, और जो ये वाली है वो और कम पहुंचेगी। अब यहां से जो निकली थी वो 7 चीजें निकली थी कुछ, ठीक है, अभी मैं सारे यहाँ पे नहीं दिख रहा, फिर मैं वही बता दूं कि एक रेंज ऑफ वेवलेंस होती है, ऐसे सिर्फ 7 वेवलेंस नहीं होती है, एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा होता है इसका। तो वहां से जो निकली लाइट, क्योंकि उसको एटमॉस्फेयर का एक बहुत बड़ा रीजन ट्रेवल करना था, उसकी वजह से यहां तक आते आते जो लाइट आई वो सिर्फ आपकी आंखों तक रेड ही पहुंच पा रही है ज्यादा, उसके बाद फिर ऑरेंज, फिर येलो, ये सब पहुंच पा रही है। उसकी वजह से ज्यादा पोर्शन क्योंकि रेड का है तो आपको यहां पर ये चीज रेड दिखाई देती है। और फिर जैसे सूरज ऊपर आता जाता है, तो अगर यहां पर सूरज आ गया इस जगह पर, तो होगा क्या कि जब सूरज इस जगह पर आ जाएगा तो यहां पर अब देखिए सिर्फ इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो यहां पर जो अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग होता है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। तो जब आंखों के मतलब दोपहर के टाइम होता है तो ज्यादातर जो वेवलेंथ्स होती हैं वो हमारे आंखों तक पहुंच पाती हैं, जिसकी वजह से जो हम लोग का सन होता है वो व्हाइट कलर का अपीयर होता है दिन के टाइम पर, मतलब दोपहर के टाइम पर, और फिर वैसे ही शाम होते होते फिर वैसी कंडीशन पड़ जाती है क्योंकि सन इधर आ जाता है तो फिर वही चीज आ जाती है। अब यहां से लाइट आ रही होती है इसके पास से, तो इस वजह से हम लोग को सूर्योदय और सूर्यास्त में जो सूर्य होता है वो लाल रंग का दिखाई देता है और उसके चारों तरफ की चीजें हमें लाल दिखाई देती हैं, क्योंकि जो हमारे आंखों में आता है, जो कलर हमारे आंखों में आता है, जो लाइट हमारे आंखों में आती है, वैसी चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो अब बात आती है भाई स्काई लुक्स ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग, ठीक है, या फिर भाई स्काई लुक्स ब्लू, तो वो क्योंकि स्कैटरिंग की वजह से होता है। तो कैसे क्यों होता है, देखिए अभी जैसे बताया कि जो लाइट है वो हमारे आंखों तक जो आ रही है वो डिसाइड करती है कि जो भी चीज है, ऑब्जेक्ट है, वो हमें कैसा दिखाई देगा। तो देखिए सूरज से रोशनी आ रही है, यहां पर जो ऑब्जर्वर है अर्थ में उसके पास तक ये ऐसे लाइटें आ रही हैं, बट जो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट है यानी कि वायलेट, ब्लू, ये सब, तो उसमें से अब देखिए वायलेट और ब्लू ये है ऐसा, तो ये जो ब्लू कलर वाली लाइट आ रही है, अब क्या हो रहा है कि आपके पास तक वो ऐसा यहां पर ना आके जो भी यहां पर पार्टिकल्स हैं उनके साथ स्कैटर होता है और वो अपना ऐसे डायरेक्शन चारों तरफ ऐसे फैला देते हैं, जिसकी वजह से अब जो लाइट इनसे टकरा कर आ रही है, यहां पर एटमॉस्फेयर पे मौजूद जो पार्टिकल्स हैं उनसे जो लाइट टकरा कर आ रही है, वो आपके आंखों में जो पड़ रही है वो सिर्फ ब्लू वाली ही ज्यादा पड़ रही है। इसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि जो स्काई है वो ब्लू कलर का है। तो अब बात आती है एक और कि जो वायलेट होता है उसका वेवलेंथ ब्लू से भी कम होता है, तो उसको स्कैटरिंग और होनी चाहिए, और साथ ही साथ हम लोग का जो आंखों में है वो फिर हम लोग के उस पर ज्यादा पड़नी चाहिए। तो देखिए होता क्या है कि हम लोग की जो आंखें हैं वो ब्लू लाइट के लिए ज्यादा सेंसिटिव है एज कंपेयर टू वायलेट लाइट, जिसकी वजह से भले ही इसकी स्कैटरिंग ज्यादा होती है, बट हमारी आंखें जो है वो ज्यादा कैपेबल होती हैं ब्लू लाइट को कैप्चर करने के लिए, जिसकी वजह से इसकी वेवलेंथ भले ही कम हो ब्लू लाइट से और इसकी स्कैटरिंग ज्यादा है, बट हम लोग को ब्लू कलर का स्काई दिखाई देता है। और साथ ही साथ इसका एक और आंसर भी है कि जो यहां से निकलने वाला स्पेक्ट्रा होता है, क्या कह लें कि सन से, उसके स्पेक्ट्रम पे भी जो वायलेट कलर का जो पोर्शन होता है वो बहुत कम होता है, उसकी जो इंटेंसिटी होती है वायलेट कलर वाली वो बहुत कम होती है। तो अगर आप उसको अभी नहीं समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपका इस पे कोई क्वेश्चन आएगा भी नहीं इस चीज पे। हाँ, ये आ सकता है कि वायलेट कलर हम लोग को फिर क्यों नहीं दिखाई देता अगर वो उसकी वेवलेंथ कम होती है। तो उसका सिंपल सा आंसर आप ये दे सकते हैं कि हमारी जो लाइट आंखें हैं वो ब्लू लाइट के लिए ज्यादा सेंसिबल है, जबकि वायलेट के लिए कम है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग को वायलेट दिखाई नहीं देता। क्लियर? तो अब चलते हैं आगे, करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो ये रहा पहला क्वेश्चन,
द इमेज ऑफ एन इल्यूमिनेटेड स्क्वायर इज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस. द डिस्टेंस ऑफ द स्क्वायर फ्रॉम द लेंस इज 40 सेंटीमीटर. द एरिया ऑफ द इमेज इज 9 times दैट ऑफ द स्क्वायर. द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज. अब देखिए यहां पर क्या कह दिया कि द इमेज ऑफ एन इल्यूमिनेटेड स्क्वायर इज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ कन्वर्जिंग लेंस. कन्वर्जिंग लेंस की हेल्प से एक स्क्वायर की इमेज बनाई गई, यानी कि एक कन्वर्जिंग लेंस होगा, उसकी इमेज बनाई गई, उसकी हेल्प से एक इमेज बनाई गई एक स्क्वायर की. तो जो वो एरिया निकल कर आया, द एरिया ऑफ द इमेज इज 9 times दैट ऑफ द स्क्वायर. इस स्क्वायर का जो हम लोग को इमेज मिली उसका एरिया 9 times था. कितना था? 9 times. यानी कि मैग्निफिकेशन कितना था? 9 गुना था. 9 गुना मैग्निफिकेशन था. बात समझ पे आई? तो जब 9 times हम लोग का मैग्निफिकेशन था, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है. और साथ ही साथ यहां पर दिया है द डिस्टेंस ऑफ द स्क्वायर फ्रॉम द लेंस इज 40 सेंटीमीटर. यानी कि लेंस से इस स्क्वायर के बीच की जो डिस्टेंस है वो u इक्वल टू 40 सेंटीमीटर है. अब u इक्वल टू 40 सेंटीमीटर हम लोग यहां पर ऐसे रख रहे हैं, बट जब वहां पर वैल्यू उस पर पुट करते हैं किसी फॉर्मूले में, तो u की वैल्यू हम लोग को माइनस या प्लस लेकर चलनी होती है. तो आइए इसको समझते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे. तो मान लीजिए कि हम लोग का जो अरेंजमेंट है वो कुछ ऐसा है, जहां पर जो कि हम लोग को दिया हुआ मैग्निफिकेशन वो दिया हुआ है 9. क्लियर? अब यहां पर हम लोग अगर मैग्निफिकेशन को 9 लेकर चल रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं कि जो v बाई यू होता है वो मैग्निफिकेशन के बराबर होता है, और u हमें पता है. क्लियर? तो यहां पर क्या करेंगे, 9 इज इक्वल टू v बाई यू रख लेंगे. और अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए u जब हम लोग ने क्या किया, v इज इक्वल टू 9u बना लिया और u की जगह पर पुट कर दिया 40, तो ये v इज इक्वल टू निकल कर आ गया 360. ठीक है? अभी यहां से ये जो v निकल कर आया वो वैल्यू निकल कर आई है किसकी, हम लोग की v की. अभी यहां पर प्लस और माइनस नहीं ले रहा है, यहां पर u पे माइनस नहीं लिया क्योंकि मैग्निफिकेशन 9 दिया हुआ है हम लोग को, हमें समझ पे आया है. तो यहां पर प्लस का ही मैग्निफिकेशन अभी कंसीडर कर लिया, उसकी वजह से हम लोग यहां पर प्लस या माइनस कंसीडर नहीं कर रहे हैं यू पर. अगर हम लोग कंसीडर करें कि मैग्निफिकेशन हुआ है 9 का, तो फिर हम लोग को -9 लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि वो जो इमेज होगी वो इन्वर्टेड होगी और रियल होगी. -9 का मैग्निफिकेशन होगा. उस केस में v बाई यू पर जो u लेंगे हम लोग वो -40 लेंगे, क्योंकि ये जो इधर है ये डिस्टेंस माइनस की है. तो आप इसको समझ सकते हैं. तो यहां पर जब हम लोग v निकालेंगे तो 360 ही निकल कर आएगा. इस वजह से यहां पर नहीं लिया गया शुरुआत में. बट जो सही तरीका है वो है ये कि आप ऐसे लेकर चलें, इसको ना करें. ठीक है? तो यहां से हम लोग -9 लेकर चलेंगे. और इसके बाद क्योंकि वो हमें इमेज मिल रही है, स्क्रीन में मिल रही है, स्क्रीन में मिल रही है यानी कि कैसी है, रियल इमेज है और कन्वर्जिंग लेंस है. तो रियल इमेज अगर हम लोग को मिल रही है तो जो उसका मैग्निफिकेशन होगा वो निगेटिव में होगा. तो 9 गुना मैग्निफिकेशन है, तो -9 लिख देंगे और v बाई यू के बराबर होता है, और v की जगह पर v हो गया और u की जगह पे -40 ऐसे हम लोग ने रख दिया. क्योंकि मैं बता चुका हूं कभी भी u और v की वैल्यू पुट करते हैं तो वहां पर माइनस हम लोग लेते हैं. ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग का निकल कर आ जाएगा. फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना है, ये जो लेंस फॉर्मूला होता है हम लोग का, उस लेंस फॉर्मूला पे हम लोग को v पता चल गया, u पता चल गया, तो हमें f फाइंड करना है. तो u और v की वैल्यू पुट कर देंगे. तो देखिए 1 बाई v और ये 1 बाई v माइनस 1 बाई -40 इक्वल टू 1 बाई f. और जो v है, क्योंकि इमेज जो बन रही है वो राइट हैंड साइड पे बन रही है इस लेंस के, तो जो v होगा वो कैसा लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे. तो 360 हम लोग का निकल कर आया था, v इज इक्वल टू 360, तो v की जगह पर 360 रख देंगे प्लस का. तो 1 बाई 360 प्लस 1 बाई 40 इज इक्वल टू 1 बाई f. तो अब बचा है यहाँ पर सिंपल मैथ, तो इसके आगे आप कैलकुलेट कर सकते हैं और जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा हम लोग का यहाँ पर f इक्वल टू 36 सेंटीमीटर. क्लियर? आप यहाँ पर बचा है मैथमेटिक्स, जो उसकी फिजिक्स थी वो आपको मैंने बता दी कि हमें ध्यान क्या क्या रखना है कि ये जो हम लोग को चीजें दी हुई हैं किस पे दी हैं कि जो लेंस है वो कन्वर्जिंग है, तो जो भी इमेज फॉर्म होगी वो कैसी होगी हम लोग की, वो जो भी इमेज फॉर्म होगी वो एक रियल इमेज फॉर्म करेगा. क्लियर? और उस पर दे भी रखा है क्योंकि स्क्रीन में मिल रही, तो हम लोग को पता चल गया कि रियल है. तो जो कीवर्ड था कि स्क्रीन में हम लोग को ऑब्टेन हो रहा है,
इतना एरिया का। इसकी वजह से पता चल गया कि वो रियल है, कन्वर्जिंग है तो वो रियल है, तो v हम लोग का उसी तरफ होगा। तो मैग्निफिकेशन हम लोग का कैसा होता है रियल इमेज के केसेस पे, माइनस का। तो इस वजह से 9 गुना मैग्निफिकेशन हुआ, एरिया 9 टाइम्स हो गया था, 9 गुना मैग्निफिकेशन हुआ, तो -9 ऐसे करके हम लोग यूज कर लेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग का आंसर निकल कर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 2 पर चलते हैं। ऑन अ हॉट समर नाइट the refractive index of air is smallest near the ground and increases with height from the ground. When a light beam is directed horizontally as it travels the light beam. अब देखिए यहां पर क्या बोला इन्होंने कि hot summer night में the refractive index of air is smallest near the ground. तो सबसे पहले ग्राउंड बनाइए। अब देखिए जो मैंने मल्टीपल रिफ्रैक्शन वाला बताया था ना मिराज के केस पे, मल्टीपल रिफ्रैक्शन, वही चीज यहां पर है। और ये जो क्वेश्चन है ना वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये इसके पिछले वाला क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। क्लियर? तो वहां पर मैं मेंशन नहीं करता कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या नहीं है, बट काफी क्वेश्चन जो होते हैं वो मिले जुले होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, ताकि आप डरे नहीं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो लग पाएगा या नहीं लग पाएगा। क्लियर? तो अब देखिए क्या है, ऑन अ हॉट समर नाइट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज स्मॉलेस्ट नियर द ग्राउंड। तो यहां पर अगर एक लेयर मान ले कि यहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अगर एनजी किया वो सबसे कम है, एंड इंक्रीजेस विद हाइट। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। टॉप मान लीजिए, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉप का है वो ग्रेटर देन ये है, और यहां पर एक ग्रेजुअल चेंज हो रहा है, यानी कि बहुत ढेर सारी ऐसे लेयर्स फॉर्म हो रही हैं। क्लियर? अब इन्होंने क्या कहा, When light beam is directed horizontally as it travels the light beam। अब देखिए क्योंकि जो अर्थ का सरफेस होता है वो बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट नहीं होता, कुछ ऐसा मान सकते हैं हम लोग कि ऐसा ऐसा है, तो इस पे जो लेयर बनेंगी वो भी ऐसी ऐसी बनेंगी, है ना। जब ऐसी लेयर बनेगी और हम लोग को एक ऐसा हॉरिजॉन्टल ऐसा लाइट डालनी है, तो लाइट क्या करेगी, ऐसे जाने की कोशिश करेगी। तो जैसे ही वो इस जगह पर पहुंचेगी, क्योंकि ये नीचे वाले की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, कम है, नीचे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है, तो जैसे ही ये इधर जाने की कोशिश करेगी, तो अब हो क्या रहा है कि ये एक जगह पर क्या करेगी, यहां पर ऐसा जाएगी। अब यहां से ये जो लाइट है, देखिए यहां से ये इधर जा रही है, तो ये क्या होगा, टकराएगी लाइट। या फिर इसको हम लोग ऐसे मान ले, अगर ऊपर तरफ से थोड़ा और कंसीडर करें कि हॉरिजॉन्टल ऐसे हम लोग ने डाली इसको, तो ये क्या होगी, इस जगह पर ऐसे टकराई, तो यहां पर एक इंटरफेस मिला। तो अब देखिए क्या हो रही है कि ये डेंसर से रेयर की तरफ आ रही है। तो जब डेंसर से रेयर की तरफ आएगी तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, क्योंकि ऊपर वाले की डेंसिटी क्या है, ज्यादा। तो डेंसर टू जब रेयर आई तो यहां से ये क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, तो ये थोड़ा बेंड हो जाएगी, जिसको जाना चाहिए था ऐसे तो वो चली जाएगी ऐसे। फिर यहां पर एक इंटरफेस मिला उसको, तो इसको लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, बट चली जाएगी वो ऐसे। उसके बाद फिर यहां पर एक इंटरफेस मिलेगा, तो फिर ये ऐसे लाइट ऐसे करते करते ऐसे ऊपर तरफ बेंड हो जाएगी। तो ये लाइट कुछ जो होगी वो कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगी। क्लियर? तो हुआ क्या कि जो लाइट है वो उस पे क्योंकि मल्टीपल रिफ्रैक्शन हो रहे थे, तो वो अपना क्या किया, एक कर्व्ड पाथ बना लिया। और उस कर्व्ड पाथ बनाने की वजह से यहां पर क्या हुआ कि जो लाइट की रे का जो पाथ बना वो क्या हो गया, एक अपवर्ड डायरेक्शन पे ऐसे बेंड हो गई। जिसको जाना चाहिए था हॉरिजॉन्टल, वो क्या हुई, एक अपवर्ड डायरेक्शन में उसने अपना ट्राजेक्टरी बना ली। क्लियर? बात समझ पे आई? तो ये हुआ क्या यहां पर हम लोग का, तो मल्टीपल रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा बेंडिंग। तो ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अ फिश लुकिंग अप थ्रू द वाटर सीज द आउटसाइड वर्ल्ड कंटेन्ड इन अ सर्कुलर हॉरिजन। ऐसा क्यों है? यहां पर मतलब क्या है? हॉरिजन का मतलब होता है कि हम लोग की एक लिमिट जिसके पार हम लोग नहीं देख सकते। वहां पर चीजें होती हैं बट हम उसको नहीं देख सकते। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड द फिश इज 12 सेंटीमीटर बिलो द वाटर सरफेस, द रेडियस ऑफ दिस सर्किल इज इन सेंटीमीटर इज। तो देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है, कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर पानी के अंदर इस जगह पर फिश है, तो फिश देखिए उसको चीजें दिखाई दे रही होंगी, बाहर की चीजें दिखाई दे रही होंगी,
तो उसको बाहर की चीजें कहां तक की दिखाई देंगी, कुछ उसको ऐसी दिखाई देंगी जो लाइट उसकी आंखों में पड़ेगी। यानी कि अगर हम माने तो ऐसा मान सकते हैं कि अगर लाइट जो ऊपर से आ रही है वो आंखों में उसके पड़ रही है, यहां पर जो लाइट आ रही है वो आंखों में पड़ रही है, इधर जो लाइट आ रही है वो पड़ रही है, इधर आ रही है जो पड़ रही है, इधर आ रही है जो पड़ रही है। बट यहां पर जब पहुंचेगा तो यहां से अगर हम लोग ऐसा उल्टा इसको देखें तो होगा क्या कि इस पॉइंट पर, जब ये इस पॉइंट पर पहुंचेगी, इस पॉइंट पर, तो अगर यहां पर एक ऐसा नॉर्मल ड्रॉ करें और ये वाला जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये वाला एंगल ग्रेटर देन आईसी हो जाए, क्या हो जाए, आई ग्रेटर देन आईसी, तो यहां पर ये जो लाइट होगी वो क्या हो जाएगी, ग्रेज हो जाएगी। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अब जो लाइट इधर से आएगी वो इस पॉइंट से पार होकर यहां तक नहीं आ पाएगी। इसी तरीके से इस तरफ बनेगा और बन जाएगा कुछ एक ऐसा रीजन कि सिर्फ जो लाइट उसके आंखों तक आ पाएगी वो सिर्फ इस रीजन की ही आ पाएगी। यानी कि एक रीजन क्रिएट हो गया ऐसा सर्कुलर जहां की लाइट सिर्फ उसके पास तक आ पाएगी। तो ये जो सर्कुलर रीजन क्रिएट हुआ इसी को क्या कहा जा रहा है, सर्कुलर हॉरिजन। ये एक सर्कुलर हॉरिजन क्रिएट हो गया, ये जिसके बाहर की चीज जो मछली है वो नहीं देख पा रही। क्यों? क्योंकि इसके बाहर वो जैसी ही देखती है तो यहां पर होने लगता है कैसा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है जैसे इधर से यहां पर देखने की कोशिश करती है। क्लियर? तो सिर्फ उसके पास देखने के लिए कैसा कोन शेप का ऐसा बना हुआ है। क्लियर? बात समझ पाई कि अगर मैं मछली हूं, मैं ऊपर देख रहा हूं पानी की तरफ, तो मुझे सिर्फ एक ऐसा कोन जैसा एरिया दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर एक ऐसा सर्कल बन रहा है। तो वही हमारा सर्कुलर हॉरिजन हो गया कि उसके बाहर उसको चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं। तो यहां पर दे दिया है कि वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 4/3 है। एयर का, क्योंकि बाहर एयर होगी तो वो 1 हम लोग मानेंगे उसको। क्लियर? तो और यहां पर जो हाइट है, अगर जब वो किस पे थी, 12 सेंटीमीटर नीचे, तो ये चीजें उसने हमें दे दी। तो पूछा है हमसे द रेडियस ऑफ द सर्कल इन सेंटीमीटर। ये जो सर्कल फॉर्म हो रहा है इसका रेडियस कितना होगा, ये जो रेडियस है वो कितना होगा। तो आइए अब इस इमेज को क्या करते हैं हम लोग, जो डायग्राम है उसको प्रॉपर देखते हैं, समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर मैं ये मान लूं कि फिश यहां पर है इस जगह पर और एक सर्कुलर हॉरिजन ऐसे बन रहा है उस पर, और उसका जो रेडियस है वो है ये r, तो फिर कैसे क्या चीजें होंगी। तो ये वाली जो लेंथ हो गई वो 12 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, ये r, अगर हम लोग को ये पता है और ये वाला अगर एंगल पता चल जाए तो ये आराम से निकल आएगा। क्यों? क्योंकि ये अगर एंगल पता चल जाए तो tan थीटा c इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, r डिवाइडेड बाई ये वाली जो लेंथ है जो कि है 12 सेंटीमीटर के बराबर। तो हमारी अब रिक्वायरमेंट क्या हो गई, अगर हम लोग को r पता करना है तो पता करना है हम लोग को ये tan थीटा c यहां पर क्या है भाई, क्रिटिकल एंगल है। तो ये कैसे पता चलेगा, देखिए इसको हम पता करेंगे ऐसे, इसको अगर हमें पता करना है तो यहां से देखिए ये जो है ये जाकर कि इसके बाद फिर अगर यहां से लाइट कोई डाली जाए तो डेंसर मीडियम से जब लाइट रेयर की तरफ जाएगी तो इस जगह पर जाते हुए ये क्या हो जाएगी, यहां पर ऐसे ग्रेज हो जाएगी। इसके बाद कोई चीज दिखाई नहीं देगी। तो यहां से जाने वाली लाइट ऐसे गई और यहां पर जाके ऐसे ग्रेज कर गई, तो ये वाला जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, यहां पर ऐसे 90 डिग्री रिफ्रैक्टिंग एंगल हो गया। तो हम लोग के पास एक फॉर्मूला होता है जो कि मैंने शुरुआत में बताया था TIR के केस में कि sin थीटा c इज इक्वल टू होता है 1/μ। म्यू जो होता है वो इस डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जिसको कि मैंने वहां पर लिखा था 1/n21, और n21 क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1। तो क्योंकि बाहर एयर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, 1 हम लोग का, और यहां इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है वो दिया हुआ है हम लोग का कितना, 4/3। बस सिंपल सा हम लोग को क्या बचा कि यहां से निकाल लेंगे हम लोग रखकर 1/4/3। जब इसको यहां पर पुट करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 3/4। ठीक है, तो ये निकल कर आ गया क्या, sin थीटा c। तो अब हमें निकालना है tan थीटा c। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सा हम लोग जानते हैं tan और sec के बीच में रिलेशन, उसी का यहां पर यूज करेंगे, और साइन और कॉस का रिलेशन होता है। ठीक है, तो अब बची क्या हम लोग के पास, सिंपल मैथमेटिक्स बची और हम वहां से निकाल सकते हैं चीजों को। क्लियर?
तो ये हम लोग का निकल कर आ जाएगा। देखिए ये जो ए बी है, ये वाली डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू ओ ए tan थीटा सी, जो कि मैंने यहां पर लिखा है। तो थीटा सी हम लोग का कितना निकल कर आएगा, यहां से सिंपल ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग इस तरीके से कि देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से कॉस थीटा निकल कर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना, ठीक है। ये हम लोग का निकल कर आ गया। बट हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है ये tan, और हम लोग का रिलेशन होता है tan और sec के बीच में। तो वहां यहां से और sec और cos के बीच में जो रिलेशन होता है वो ये होता है। तो यहां से चीजें फिर हम इस पे पुट करेंगे, sec निकालेंगे, sec को हम लोग tan और जो sec का रिलेशन होता है उस पे रखेंगे, और फिर वहां से हम लोग tan थीटा निकालकर tan थीटा की जगह पर निकल कर आ जाएगा। वो सिंपल मैथमेटिक्स आप उसको लगाइएगा, और वहां से निकलकर ये आ जाएगा ये, और यहां से जब वैल्यू पुट करेंगे तो ए बी की वैल्यू 36/√7 निकलकर आ जाएगी। क्लियर? कोई प्रॉब्लम इस पे? कैसे निकालना है यहां तक पहुंचकर, वो बाकी फिर मैथमेटिक्स है। जो फिजिक्स थी वो मैंने आपको समझा दी, मैथमेटिक्स भी थोड़ा बता दिया, बट आप कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अ ट्रांसपेरेंट सॉलिड सिलेंडर रॉड हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2/√3. It is surrounded by air. A light ray is incident at midpoint of one end of the rod as shown in the figure. देखिए यहां से एक रॉड दी है, कैसा ट्रांसपेरेंट सॉलिड सिलेंडर है, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2/√3. इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 2/√3. 2/√3 का मतलब इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1 से ज्यादा। इसका 2/√3 का मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2 से ज्यादा। तो जब 2 से ज्यादा है, सॉरी 1 से ज्यादा, 2 से ज्यादा नहीं 1 से ज्यादा, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है 2/√3 है, यानी कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 से ज्यादा है। ठीक है, 1 से ज्यादा मैं क्यों बोल रहा हूं, 1 से ज्यादा मुझे बोलना था 1 से ज्यादा क्योंकि हम यहां पर बाहर एयर ले रहे हैं, तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है हम लोग का 1। तो 1 से मैं कंपेयर करके बोल रहा था कि 2/√3 जो है वो ज्यादा है, मुझे ये चीज बोलनी थी। तो कंफ्यूज मत होइए, मैं इसकी बात कर रहा था। तो यानी कि लाइट अब अगर यहां से इधर निकल रही है, यहां से इसको जाने की अगर कोशिश है, तो वो पहली कंडीशन क्या आ गई कि डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रहा है। ठीक है, डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रहा है, तो ये क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। ये क्या होगी, यहां से ये लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाने की कोशिश करेगी। अगर यहाँ पे ऐसे बनाए तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाने की कोशिश करेगी। तो जब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी तो ये कुछ एंगल यहां पर होगा, और उसके लिए कुछ आर निकल कर आएगा। अब यहां पर पूछा गया है कि इस इंसिडेंट एंगल के लिए यहां पर जो एंगल बनेगा वो हम लोग को देखना है, फिर वो एंगल बताना है यहां पर, ये थीटा वाला, जो कि यहां पर हम लोग को आर कितना दे दे, इतना दे दे कि वो 90 डिग्री हो जाए, यानी कि ग्रेज कर जाए सरफेस के ऊपर। तो यहां पर क्या हो गया, कुछ वैसा ही TIR वाली कंडीशन, जो IC वाली कंडीशन होती है, वो लग गई यहां पर, हाँ या ना। तो अब इसको करना कैसे, इस पे देखिए ऑप्शन हम लोग को दिए हैं कुछ ये चीजें निकालने के लिए, तो इसको करना कैसे आइए देखते हैं। तो एक ऑप्शन है हम लोग का साइन इनवर्स 1/2, फिर साइन इनवर्स √3/2, तो निकालते हैं इसको कि क्या होगा। देखिए चलिए, तो इस पे हम लोग क्या मान लेंगे, सबसे पहले कि जो एंगल है यहां वाला, ये इसको नाम दे दिया C, कि क्रिटिकल एंगल पर ही तो यहां पर ये 90 डिग्री फॉर्म करता है। तो हम लोग क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं कितना, साइन C इज इक्वल टू √3/2। इतना हम लोग का क्रिटिकल एंगल निकलकर आ गया। ठीक है, मतलब C इज इक्वल टू, हम अगर निकालना चाहें तो साइन इनवर्स √3/2 निकाल सकते हैं। क्लियर? तो वहां से हम लोग का √3/2 हम लोग जानते हैं कि C की थीटा जो वैल्यू होती है, जो एंगल की वैल्यू होती है वो 60 डिग्री होती है। तो वहां से हम लोग का ये पता चल गया कि ये जो होना चाहिए वो 60 डिग्री होना चाहिए। तो अब यहां पर अगर 60 डिग्री होनी चाहिए तो ये वाला यहां पर कितना होना चाहिए, तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे। अब अगर हम लोग को C पता चल गया,
तो यहां से पता करेंगे r, और ये r कितना होगा, क्योंकि यहां पर ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, नॉर्मल है ना, ये इस एक्सिस के साथ ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो जो r होगा वो हो जाएगा 90 माइनस सी, हाँ या ना, यानी कि जो r की वैल्यू है वो हो गई 90 माइनस सी। और यहां पर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये कैसी हो गई, यहां पर ये एक दूसरे के, यहां पर एक ऐसा रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि यहां पर ये एयर से डेंसर पे जा रही है, यहां से ये क्या हो रहा है, एयर से डेंसर की तरफ जा रही है, एयर क्या है, एक रेयर मीडियम, और यहां से डेंसर की तरफ। तो यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, साइन थीटा बाई साइन आर, ये वाला जो आर है इज इक्वल टू हम लोग का एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, जो कि होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम। तो दिस मीडियम कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो है हम लोग का 2/√3, वो कितना है 2/√3, और जो बाहर मीडियम है हम लोग का μ1, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, वो है 1। तो ये चीज हम लोग के पास आ जाएगी। यहां से फिर अगर हम लोग r पता कर लें तो हम लोग की जो काम होगा वो बहुत आसान हो जाएगा। तो जो साइन r है वो किसके बराबर है, साइन 90 माइनस सी के, और 90 माइनस सी कितना होता है, कॉस सी। सी हम लोग को पता है कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, सी हम लोग ने निकाल लिया कितना है 60 डिग्री, साइन इनवर्स √3/2, ठीक है। तो साइन इनवर्स जब √3/2 किया तो सी की वैल्यू निकल कर आ गई 60 डिग्री। तो यहां पर जब हम लोग 60 डिग्री रखेंगे, 90 माइनस 60 तो ये 30 निकल कर आ जाएगा, तो साइन 30 निकाल लें या फिर कॉस 60 निकाल लें, वो सेम ही वैल्यू निकल कर आएगी, जो कि होगी 1/2। तो जो साइन आर है वो निकल कर कितना आ गया, 1/2। तो साइन आर को हम लोग यहां पर ले जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई पे जाएगा, ये वाला साइन आर, और साइन आर की जगह पर हम यहां पर पुट कर देंगे क्या, 1/2। क्लियर। तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग का निकल कर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√3। ये आंसर निकल कर आ गया। समझ पे आया क्या किया? देखिए मैं फिर से एक बार शॉर्ट में इसको रिपीट कर दूं। क्वेश्चन में पूछा है कि हमें वो एंगल थीटा बताना है कि यहां पर क्या हो, कि जो यहां पर एंगल फॉर्म हो वो एक ग्रेजिंग एंगल हो, यानी कि यहां पर जो रिफ्रैक्टिंग एंगल हो वो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, क्योंकि उसी पे ग्रेज होता है। तो ये वाले एंगल को अगर क्रिटिकल एंगल मान ले तो सी बोल दिया, तो यहां पर होगा 90 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि क्रिटिकल एंगल हम लोग को निकालना, तो हम लोग के पास ये फॉर्मूला होता है, साइन आईसी इज इक्वल टू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। तो जब इसको हम लोग ऐसे निकालते हैं तो ये निकलकर आ गया यहां से सी की वैल्यू 60 डिग्री। फिर हम लोग ने ये जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा था, इस ट्राइंगल पर देखा, ये वाला जो हो गया वो हो गया 90 माइनस सी, यानी कि 90 माइनस 60 यानी कि 30, आर इज इक्वल टू हो गया 30 डिग्री। अब हमें ये 30 डिग्री पता चल गया ये है। अब यहां से जो लाइट जा रही थी वो कैसी थी, रेयरर टू डेंसर मीडियम जा रही थी, यानी कि यहां पर रिफ्रैक्शन होगा। तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे। स्नेल्स लॉ होता है हम लोग का ये, साइन थीटा अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू1। म्यू1 क्या है हम लोग का यहाँ पर ये, और ये है म्यू2। म्यू बोले या एन बोले, कुछ भी बोल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिप्रेजेंट करने के लिए ये। तो यहां से फिर सॉल्व करते हुए आगे मैथमेटिक्स बची और यहां से चीजें निकाल ली जो यहां पर बताया था। क्लियर। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम अ मीडियम इनटू एयर एट 2 पॉसिबल एंगल्स ऑफ इंसिडेंस, 20 डिग्री एंड 40 डिग्री। ठीक है, लाइट इंसिडेंट हो रही है फ्रॉम अ मीडियम, किसी एक मीडियम से, इनटू एयर, एयर पर, मतलब कि किसी मीडियम से एयर पर 2 एंगल्स पर जा रही है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग ये लेते हैं, एक में जा रहा है 20 डिग्री और जो दूसरी है वो जा रही है कैसे, 40 डिग्रीज। क्लियर, वो कैसे जा रही है, 40 डिग्रीज पर जा रही है। तो ये हो गया 40 डिग्रीज। इन द मीडियम लाइट ट्रेवल्स 3 सेंटीमीटर इन 2 नैनोसेकेंड्स। यहां पर इस मीडियम पर जो लाइट ट्रेवल करती है वो क्या करती है, 3 सेंटीमीटर ट्रेवल करती है 0.2 नैनो सेकेंड, यानी 10⁻⁹ सेकेंड्स पर, और सेंटीमीटर ऊपर दिया है यानी कि 10⁻² मीटर्स, और नीचे सेकेंड। तो ये यहां से स्पीड निकल कर आ जाएगी हम लोग की 3/0.2, और यहां पर बन जाएगा हम लोग का कितना, ये हो जाएगा 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो इस स्पीड के साथ ये वाला जो नीचे वाला मीडियम है
ठीक है, डेंसर जो मीडियम है उस पे लाइट ट्रेवल कर रही है, क्लियर, इस स्पीड के साथ। तो फिर हम लोग को बताना है द रे विल, रे क्या होगी। तो जो रे होगी वो अपने पाथ मतलब वो रिफ्रैक्ट होगी या रिफ्लेक्ट होगी, क्या होगी, ये हम लोग को बताना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि ये जो 20 डिग्री या 40 डिग्री है वो आईसी से कम है या ज्यादा, यानी कि हम लोग को आईसी निकालना होगा। आईसी निकालते हैं कैसे, हम लोग को पता है साइन आईसी इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम लोग को निकालना है, जिसको हम लोग म्यू कह सकते हैं या कुछ बोल सकते हैं, तो मीडियम से एयर पे जा रही है, तो हम लोग जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला जो कि मैंने कल बताया था, वो हम लोग का अगर इस मीडियम का निकालना है तो वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो यहां पर स्पीड ऑफ लाइट कितनी निकल कर आ रही है, वो निकल कर आ रही है 3 डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये होती है यहां पर कितनी स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये क्या हुआ, 3 इंटू 10⁸ और नीचे हो गया 3 इंटू 10⁻7 और जो 0.2 था वो चला गया ऊपर। अब ये इसको ऐसे डिवाइड कर देगा पूरा और यहां पर 10 ऐसा बच जाएगा इसका ये 10⁸ था। ठीक है, इसको मतलब 7 अगर लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं ये चीज। तो ये इससे पूरा कैंसिल हो गया, बचा ये, यानी कि ये निकल कर आ गया 2। तो इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, 2 निकल कर आ गया। इसको पुट कर देंगे यहां पर, यानी कि साइन आईसी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और आईसी जो निकल कर आएगा वो निकल कर आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है 30 डिग्रीज। यानी कि ये जो 20 है वो क्या है, अगर हम लोग बात करें कि जो आईसी है वो कितना है 30 डिग्रीज है। ठीक है, आईसी जो है वो कितना है 30 डिग्रीज है। 20 जो है वो है आई लेस देन आईसी। तो यानी कि यहां पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, लाइट जो होगी वो अपने पाथ से डेविएट होगी, जाना चाहिए था उसको इधर, वो ऐसे डेविएट होगी। ठीक है, जाना चाहिए था उसको ऐसे, वो डेविएट होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और ये क्योंकि यहां पर 40 डिग्री है जो कि है आई ग्रेटर देन आईसी, यानी कि जो लाइट होगी वो यहां पर ऐसे रिफ्रैक्ट नहीं होगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। बात समझ पर आई, क्या करना है, क्लियर। तो ये जो हम लोग का क्वेश्चन था ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जेईई मेन का है। समझ पे आया, अगर आ गया तो बहुत अच्छा है, नहीं आया तो आप इसको फिर से देखिए। अब मैं कुछ इसके क्वेश्चंस देने वाला हूं होमवर्क के लिए। एक रहा क्वेश्चन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, क्लियर, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि इसका जो अगला पार्ट होगा उस पे हम लोग जो हम लोग के बाकी टॉपिक्स बचे हैं रे ऑप्टिक्स के, यानी कि जैसे कि जो हम लोग के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, और जो टेलीस्कोप का होता है कि हमारे जो नियर पॉइंट होता है उस पे इमेज बन रही है या इन्फानाइट पे बन रही है। तो ये सारे केसेस को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये जो लेक्चर था वो सही लगा होगा। फिर भी अगर किसी भी तरीके के आपके डाउट हैं अगर, तो साथ ही आपके क्वेरी सेक्शन पे जाकर आप वहां पर डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आपको मॉक टेस्ट देने हैं फुल लेंथ के और या टॉपिक वाइज, तो jeitest.putter.ai नीचे लिंक आ रही होगी, आप उसको वहां पर जाकर रजिस्टर करके अपना दे सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सारा, क्लियर। तो थैंक यू, अगले लेक्चर तक के लिए।